चलिए बाजार के कुछ लेवल्स पर डाल लेते हैं नज़र, जहां पर हम देख रहे हैं कि फ़िलहाल 130 अंक गिरकर लगभग 23,000 के आसपास सिमटता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। और बैंक निफ्टी हालांकि 350 अंक से ज़्यादा टूटता हुआ यहाँ पर 48,184 के लेवल्स फ़िलहाल दिखा रहा है। चुनिंदा आईटी काउंटर्स में हम देख रहे हैं कि आज खरीदारी होती हुई दिखाई दे रही है। इन्फोसिस, विप्रो, टीसीएस, टेक महिंद्रा, इनफैक्ट अब ये एचसीएल टेक भी आई थिंक ये काउंटर्स में हम देख रहे हैं लगभग 2.5 से 1.5% की तेज़ी दिखाई दे रही है। लेकिन रियलिटी ये एक ऐसा सेक्टर है जो लगातार दूसरा दिन हम देख रहे हैं गिरावट की चपेट में है। माइक्रोटेक जैसे कुछ काउंटर जहां पे आप देखिए 7% तक की गिरावट आती हुई। डिफेंस में भी हम देख रहे हैं गिरावट है। बीईएल देखिए लगभग 3% कमज़ोर होता हुआ दिखाई भी दे रहा है। और साथ ही अगर आप बाजार की ब्रेथ भी देखें तो उसे पता चलता है कि बाजार काफ़ी कमज़ोर फिलहाल दिखाई दे रहा है। 2241 डिक्लाइंस है और 347 हम देख रहे हैं एडवांसेस हैं। तो क्लियरली यहाँ पर बाजार पूरी तरह से लाल निशान की चपेट में आता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन उसके अलावा मिड डे मार्केट एक्शन में हमें कहाँ क्या कुछ दिखाई दे रहा है। और फिलहाल अगर हम सेक्टोरली देखें तो एक IT पैक है जो बहुत ज़्यादा जोश में हमें दिखाई दे रहा है। हमारे साथ रविंद्र हमारे आज के सहयोगी जुड़ गए हैं मिड डे मार्केट एक्शन की तमाम हाइलाइट्स लेकर। तो रविंद्र, देखिए बाजार में अब कमज़ोरी की ओर रुख होता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। मार्केट ब्रेथ भी काफ़ी कमज़ोर और डिक्लाइंस के खेमे में जाती हुई दिखाई दे रही है। मिड डे मार्केट एक्शन बताइए कहाँ पर है, सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन भी हमें कहाँ दिखाई दे रहा है रविंद्र? जी, तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं निफ्टी से, जहाँ पर निफ्टी में जो है 100 पॉइंट से ज़्यादा की गिरावट देखने को मिल रही है डेज हाई से। वहीं अगर बात करें निफ्टी बैंक में, तो निफ्टी बैंक में भी जो है अच्छी खासी 500 पॉइंट की जो है गिरावट देखने को मिल रही है डेज हाई से। अगर बात करें सेक्टर स्पेसिफिक की, तो सेक्टर स्पेसिफिक में जो हमारा टॉप सेक्टोरल गेनर है वो निफ्टी IT, जिसमें जो 1% के आसपास की तेज़ी देखने को मिल रही है। और उसके जो टॉप गेनर है निफ्टी IT के, वो विप्रो, इन्फोसिस और TCS, इन स्टॉक में जो है 2% के आसपास की तेज़ी देखने को मिल रही है। अगर बात करें टॉप सेक्टोरल लूजर्स की, तो उसमें जो है निफ्टी रियल्टी जो है टॉप सेक्टोरल लूजर के और उभर कर आ रहा है, जिसमें 5% से ज़्यादा की गिरावट देखने को मिल रही है। और ये जो है लगातार दूसरा सेशन है जिसमें निफ्टी रियल्टी में जो है गिरावट देखने को मिल रही है। और निफ्टी रियल्टी जो है अपने 10 मंथ लो इंट्राडे पर ट्रेड कर रहा है। उसके पीछे कुछ ट्रिगर है निफ्टी रियल्टी के डाउनफॉल के लिए, जैसे कि जो रियल स्टेट जो कंपनी, उनका जो Q3 का जो प्री सेल्स था उसमें जो है डिक्लाइन देखने को मिली थी ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। और जो अर्बन कंजम्पशन है अभी भी रिकवरी के लिए स्ट्रगल कर रहा है, जिसके चलते हमें जो निफ्टी रियल्टी में भारी गिरावट देखने को मिल रही है। और इसके जो टॉप लूजर है निफ्टी रियल्टी के, वो लोधा, प्रेस्टीज एस्टेट, ओबेरॉय रियल्टी, जिसमें जो 5 से 6% की जो गिरावट देखने को मिल रही है। अगर बात करें स्टॉक स्पेसिफिक की, तो स्टॉक स्पेसिफिक में अगर बात करें वॉल्यूम बजर्स की, तो उसमें जो ICICI प्रूडेंशियल, जिसमें जो भारी गिरावट देखने को मिल रही है कमजोर Q3 नतीजों के चलते। इसके साथ साथ जोमेटो और डिक्सन टेक में भी जो है गिरावट देखने को मिल रही है। आखिर में बात करें टॉप डिलीवरी वाले स्टॉक्स की, तो उसमें जो है कोल इंडिया, मैक्स फाइनेंशियल सर्विस और HDFC जो है टॉप डिलीवरी में उभर कर आ रहा है। राइट, शुक्रिया रविंद्र, आपने तमाम डिटेल्स यहाँ मिड डे मार्केट एक्शन के चलते हमको। बैंक के तिमाही नतीजे भी आने वाले हैं, नतीजों को लेकर अनुमान पेश कर रहे हैं हमारे सहयोगी गौरव बताइए। जी हाँ, अगर हम बात करें HDFC बैंक की, तो प्री क्वार्टरली अपडेट्स में हमने पहले ही देखा है कि कहीं पे लोन बुक ग्रोथ जो था वो 3% पे था। बट अगर हम सीक्वेंशियल लेवल पे बात करें तो कहीं पे होलसेल बैंकिंग की लोन बुक जो है वहाँ पे 2.9% की ग्रोथ देखने को मिली थी। इसी के अलावा अगर हम बात करें डिपॉजिट्स की, तो वहाँ पे 16% का ग्रोथ देखने को मिला। बट इसी के साथ साथ दो चीज़ें यहाँ पे हाईलाइट करना ज़रूरी है। एक तो जो CD रेशियो है वो 99.2% पे आ गया है, इम्प्लाइड CD रेशियो। और इसी के साथ साथ अगर हम प्री क्वार्टरली अपडेट्स की बात करें तो कहीं पे जो टर्म डिपॉजिट्स और बल्क डिपॉजिट्स है वहाँ से ग्रोथ जो है वो ज़्यादा देखने को मिली थी। और इसी के बाद ब्रोकरेजेस का मानना ये था कि कहीं पे नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स पे प्रेशर रह सकता है, क्योंकि ये जो होलसेल डिपॉजिट्स में जो ग्रोथ है और इसी के साथ साथ होलसेल लोन बुक में भी जो ग्रोथ है सीक्वेंशियल बेसिस पे, इसकी वजह से। इसी के साथ अगर हम बात करें नंबर्स की, तो नेट इंटरेस्ट इनकम में अभी ब्रोकरेजेस का मानना यह है कि कहीं पे 8% की ग्रोथ हो सकती है, जबकि PPOP जो है वहाँ पे और प्रॉफिटेबिलिटी में हमें 5% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ जो है देखने को मिल सकती है। उनका मानना यह है कि ओवरऑल नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स में कहीं पे मॉडरेशन देखने को मिलेगा 1 से 2 बेसिस पॉइंट का। और इसी के साथ साथ अगर हम
बात करें क्रेडिट क्वालिटी की तो वहाँ पे कुछ भी कंसर्न्स उनको नहीं देखने को मिल रहे हैं। कहीं पे क्रेडिट कॉस्ट जो है वो नॉर्मलाइज होते हुए हमें देखने को मिल सकता है 0.5% पे, जबकि कॉस्ट टू इनकम रेशियो जो है वहाँ पे थोड़ी गिरावट जो है बैंक के लिए देखने को मिल सकती है। इसी के साथ साथ बैंक की कमेंट्री नेट इंटरेस्ट मार्जिन पे कैसे रहेगी, क्योंकि बैंक ने पहले भी कहा था कि उनका फोकस जो है वो प्रॉफिटेबिलिटी पे रहने वाला है, तो नेट इंटरेस्ट मार्जिन के ऊपर के ट्रैजेक्टरी के ऊपर कमेंट्री काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी रहेगी। इसी के साथ साथ कहीं पे अगर हम बात करें बैंक की तो कहीं पे राइजिंग जो रिटेल स्ट्रेस है उसमें एक अच्छे प्लेस पे है, बट इसी के चलते कहीं पे क्रेडिट क्वालिटी पे कैसे बैंक की कमेंट्री रहेगी वो देखना ज़रूरी रहेगा। ओवरऑल अगर हम नंबर्स की बात करें तो एक अच्छे नंबर्स HDFC बैंक की तरफ से एक्सपेक्टेड है, बट फिलहाल के लिए नेट इंटरेस्ट मार्जिन पे नज़र रखना काफ़ी ज़रूरी रहेगा। चलिए शुक्रिया। यहाँ पे देखना होगा कि नतीजे किस तरह के आते हैं, लेकिन इस बीच आपको बता दें कि बाज़ार में जो कमज़ोरी है इनफैक्ट वो बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, ख़ासतौर से ब्रॉडर मार्केट्स के अगर हम और देखें और मिड कैप इंडेक्स की ओर हम देखें तो यहाँ पर गिरावट ज़्यादा दिखाई दे रही है और एक तरह से ये बाज़ार को नीचे भी खींच रहा है। बाज़ार अपने दिन के निचले स्तर पर उसके इर्द गिर्द ही कारोबार करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो शुरुआत में जैसे हमने एक फेज़ देखा था रिकवरी का और लगा था कि शायद अब ये मौका है जहाँ पर होल्ड हो पाए, तो अभी कारोबारी सत्र के ऑलमोस्ट मध्य तक आते आते हम देख रहे हैं कि यहाँ पर पूरी तरह से गिरावट की चपेट में बाजार आता हुआ अब दिखाई भी दे रहा है। और ऐसे में खास खबरें भी हम लेकर आए हैं आपके लिए, जहाँ पर बाजार से जुड़ी हुई और बजट से जुड़ी हुई खासतौर से अहम जानकारी हम लेकर आ रहे हैं। कैपिटल गेन्स में बदलाव को लेकर जो है वो मंशा क्लियरली यहाँ पर दर्शाई जा रही है, भले ही इंडस्ट्री स्पेसिफिक मांग हो या इन्वेस्टर्स की मांग हो, जिसको लेकर हम डिटेल भी लेंगे। हमारे सहयोगी प्रकाश प्रियदर्शी जो है तमाम डिटेल्स लेकर हमारे साथ में आएंगे, लेकिन आपको बताएं कि सूत्रों के हवाले से भी जो जानकारी मिल रही है उसमें यही बताया जा रहा है कि कैपिटल गेन्स टैक्स का जो स्ट्रक्चर है उसमें फ़िलहाल किसी भी तरह के बदलाव की नहीं सोच रही है सरकार। और इतना ही नहीं, व्यक्तिगत हो, पर्सनल टैक्स हो, HNIs का कैपिटल गेन्स की अगर हम बात करें तो इसमें भी किसी भी तरह के बदलाव नहीं होने की संभावना यहाँ पर ज़्यादा आती हुई दिखाई दे रही है। इनफैक्ट जो मौजूदा फ्रेमवर्क है LTCG का और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स का, उसको बरकरार रखने की ही यहाँ पर ज़्यादा मंशा सरकार की दिखाई दे रही है। और काफ़ी हद तक इंडस्ट्री का ये भी कहना है कि नो बैड न्यूज़ इज़ गुड न्यूज़, यानी जो स्ट्रक्चर है फ़िलहाल LTCG का और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स का वो जस का तस ही रखा जाए, कम से कम वहाँ पर एक कंसिस्टेंसी दिखाई दे, स्टेबिलिटी दिखाई दे, ये इंडस्ट्री की तरफ से भी हम एक मांग आती हुई देख रहे हैं। और चलिए इस बीच मेरे साथ प्रकाश हमारे सहयोगी भी जुड़ गए हैं। तो प्रकाश, कैपिटल गेन्स टैक्स स्ट्रक्चर में किसी बदलाव की मंशा नहीं यहाँ पर सरकार की आती हुई दिखाई दे रही है, इसको लेकर क्या जानकारी है आपके पास? देखिए, पिछले कुछ दिनों से मार्केट में कुछ इस तरह की खबरें सर्कुलेट हो रही हैं कि सरकार कैपिटल गेन्स टैक्स के स्ट्रक्चर को बदल सकती है और जो कैपिटल गेन टैक्स की जो रेट्स हैं वो इंडिविजुअल या HNI के जो इनकम स्लैब है उसके साथ उसको लिंक कर किया जा सकता है। इस तरह की खबरें सर्कुलेट हो रही हैं, खासकर डायरेक्ट टैक्स कोड 2025 या इनकम टैक्स एक्ट 2025 जो कि प्रस्तावित है, प्रपोज्ड अमेंडमेंट जो प्रस्तावित है, जिसकी संभावना है कि आगामी बजट सेशन में उसको इंट्रोड्यूस किया जाएगा, उसके कॉन्टेक्स्ट में इस तरह की खबरें आ रही है। वित्त मंत्रालय से जुड़े हमारे सोर्स बता रहे हैं कि इस तरह का कोई प्रस्ताव नहीं है जिस पर चर्चा चल रही है कि सरकार कैपिटल गेन्स टैक्स का जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको बदल सकती है। ऐसा नहीं है, बल्कि सरकार जो इनकम टैक्स एक्ट में बदलाव कर रही है वो बेसिकली प्रोसेस सिंप्लीफिकेशन से संबंधित है, लैंग्वेज सिंप्लीफिकेशन से संबंधित है, या फिर कुछ जो पुराने ऐसे रूल्स हैं जिसकी ज़रूरत अभी नहीं है उसको ख़त्म किया जा सकता है। इससे संबंधित बदलाव जो है वो प्रस्तावित किए गए हैं, ड्राफ्ट रेडी है और आगामी बजट सेशन में इसको पेश किया जा सकता है। लेकिन टैक्सेशन पॉलिसी में या रेट्स में कोई बड़े बदलाव होंगे वो इस प्रस्ताव इस अमेंडमेंट्स के पार्ट नहीं है। सूत्र में बता रहे हैं कि इस तरह की चर्चाएं नहीं चल रही हैं, बल्कि ये उस अमेंडमेंट का पार्ट नहीं है, बल्कि सरकार का प्रयास ये है कि इंडिविजुअल्स और HNIs के लिए जो बेसिक फ्रेमवर्क है कैपिटल गेन्स टैक्स का उसको बना के रखा जाएगा। और हाँ, अगर ज़रूरत पड़ती है तो और क्लैरिफिकेशन सरकार दे सकती है, क्योंकि उदाहरण के तौर पे
प्री बजट कंसल्टेशन के समय में रियल एस्टेट सेक्टर की तरफ से ये मांग की गई थी कि जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगाया गया है पिछले बजट में जिसमें बदलाव किए गए हैं उसमें और ज़्यादा क्लैरिफिकेशन देने की ज़रूरत है ताकि जो रियल एस्टेट बायर्स हैं उनको फ़ायदा हो। तो इससे इस तरह के क्लैरिफिकेशन या स्पष्टीकरण सरकार दे सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो उसका बेसिक स्ट्रक्चर है कैपिटल गेन्स टैक्स का उसको सरकार बदल देगी या फिर इनकम टैक्स स्लैब के साथ जोड़ देगी, जिस तरह की खबरें चल रही है। इससे संबंधित जो डेवलपमेंट है उससे जो हमारे सोर्स हैं वो साफ इनकार कर रहे हैं। जी राइट प्रकाश, धन्यवाद आपका। तमाम डिटेल्स आपने दी है और ये एक्सक्लूसिव खबर जहां पर कैपिटल गेन्स टैक्स के स्ट्रक्चर में किसी बदलाव की मंशा सरकार की फिलहाल नहीं दिखाई दे रही। सूत्रों के हवाले से जानकारी।